राजा अकबर के दरबार में हर दिन कुछ न कुछ हलचल रहती थी, पर उस सुबह की हलचल कुछ अलग ही थी। सुबह की चाय पानी के बीच दरबार में अफरातफरी सी थी। राजा का प्रिय घोड़ा, सोने सी चमकता, लंबी हिम्मत वाले कदमों वाला, अचानक गायब हो गया था। उस घोड़े का नाम भी था सूर्यकिरण। सूर्यकिरण न सिर्फ राजा की सवारी का साथी था, बल्कि दरबार के लिए सम्मान और शाही शान का प्रतीक भी था। घोड़े के गायब होने से पूरा महल पीड़ा और चिंता में डूब गया। हर कोई यही सोच रहा था कि यह चोरी है या कोई चाल। किसने इतनी सफाई से घोड़े को उठा लिया कि कोई निशान नहीं छोड़ा। अकबर भावुक हुआ। उसने कई चेलों को सजा ठोक कर ढूंढने का आदेश दिया, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि सीमा के बाहर के लुटेरे हो सकते हैं, कुछ ने शक जताया कि आंतरिक साजिश है। पर दिल में अकबर को किसी ऐसी बुद्धि की जरूरत थी जो मामूली कसरत से परे हो। उसने शीघ्र ही अपने सबसे चतुर और चतुर्मती बीरबल को बुलाया। बीरबल, जिसका नाम सुनते ही दरबार में मुस्कान सी फैल जाती थी, हमेशा विषम परिस्थितियों में भी शांत और निडर रहता। अकबर ने समस्या सुनाई और पूछा, तुम क्या करोगे बीरबल? सूर्यकिरण जैसा घोड़ा कहा गया, कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर निश्चयपूर्वक कहा, सूर्यनारायण की तरह तेज और चालाक घोड़े को कोई भी आसानी से नहीं ले जा सकता महाराज। हम न केवल आंखों से देखेंगे, बल्कि समझ से भी खोजेंगे। अकबर ने उसे पूरा अधिकार दे दिया। बीरबल ने पहले तो घोड़े के आखिरी दिखे जाने का समय और जगह जाना। घोड़ा पिछली शाम को महल के दक्षिणी गेट के पास आखिरी बार देखा गया था। रक्षक के अनुसार घोड़ा शांत और एकदम सामान्य था। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बखेड़ा नहीं हुआ। घोड़े के पैरों पर कोई चोट के निशान नहीं थे, घुंघरू नहीं टूटे थे। यह देखकर बीरबल को लगा कि चोरों के पास धैर्य और योजना थी। उन्होंने रात के अंधेरे में सुनियोजित रूप से घोड़े को हटाया होगा। पर कैसे और कहाँ? बीरबल ने घोड़े के अस्तबल और आंगन की बारीकी से जांच शुरू की। उसने घोड़े के आहार, घास और दल की जांच की। क्या कोई विशेष दवा खत्म हुई थी? क्या कोई और संकेत? उसने घुड़सवारों से पूछा, किन लोगों ने हाल ही में घोड़े को छुए या देखे? किसी भी अनुमान में उसे आत्मा की सूक्ष्म चंदरियों की तरह छोटी छोटी बातें मिलती। एक रखवाले का ऊंचा स्वर, एक नौकरानी की हल्की सी हंसी, एक गार्ड की बेचैनी। बीरबल इन्हीं सूक्ष्म संकेतों को जोड़ता गया। अगले चरण में उसने महल के बाहर के मार्गों की जांच करवाई। कोई पहाड़, कोई झरना, कोई टिकाऊ निशान, सब कुछ साफ सुथरा। पर बीरबल ने देखा कि महल के दक्षिणी भाग में, जहां घोड़ा आखिरी बार दिखा था, मिट्टी में कुछ हल्के हल्के दबे निशान थे, घोड़े के खुर और किसी चारपाम वाले का। इन निशानों की दिशा उत्तर की ओर थी, पर बीच बीच में कहीं कहीं ये निशान टूटते टूटते गायब हो जाते थे, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बदला हो। बीरबल ने कहा, यह नाश नहीं, योजना है। चोर ऐसी चाल चलकर सेना या बड़ी भीड़ के ध्यान से बचना चाहते हैं। बीरबल ने आसपास के गांवों में भी पूछताछ करवाई। गांव वालों ने बताया कि रात में एक संध्या समय में एक अजनबी माल जिसका बोझ हल्का था, घोड़े के साथ दिखा था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने दूर से देखा कि घोड़े के पीछे एक पुराना नाविक जैसे व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथों में लंबे रस्से थे। यह सुनकर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, नाविक? यह संकेत नदी या जलमार्ग की ओर इशारा कर सकता है। उसने तुरंत महल के पास की नदियों और धाराओं की तरफ ध्यान दिया। नदी के किनारे जाकर बीरबल ने देखा कि वहां ताजा घास और कुछ घोड़े के बालों के गिले चिपके धब्बे मिले। यह इंगित करता था कि घोड़ा संभवतः नदी के पास लाया गया और वहां किसी नाव से कहीं और भेजा गया। पर किसने? यदि किसी ने घोड़े को नाव से ले जाया है,
तो उसे गहरे समय की तैयारी करनी पड़ी होगी, भटके हुए घोड़े को शांत करने के लिए, नाविक को मनाने और रास्ता तय करने के लिए। यह आम 2 दिन की योजना नहीं थी। बीरबल को लगा कि यह काम किसी सभ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति ने किया होगा, वह जो घोड़े का सम्मान जानता हो और उसे बिना चोट पहुंचाए सुरक्षित रख सके। बीरबल ने महल के कारीगरों और घुड़सवारों से यह भी पूछा कि सूर्यकिरण की सवारी के लिए कौन कौन से आभूषण और लगाम सबसे योग्य थे। उन्होंने कहा कि सूर्यकिरण के लिए खास काठी पर एक नीली रुमाल बांधा रहता था, जिस पर सुनहरे धागे से सूरज की तरह पैटर्न बना था। वही रुमाल गायब था। यदि रुमाल भी गायब है तो चोर ने उसे विशेष ध्यान से उठाया है, शायद वह रुमाल किसी नई मालिक की पहचान के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। बीरबल को लगा कि यदि वह रुमाल कहीं दिखेगा तो चोर तक जाना आसान होगा। बीरबल ने कुछ सैनिकों के साथ नजदीकी बाजारों और करनियों को छान मारा। उसे एक सूचनात्मक कुटुंब मिला। एक सूखा किनारा किनारे एक छोटे से मेले में एक खरीदार ने कुछ समय पहले ही अनोखा नीला रुमाल खरीदा था, पर उसने उसे कहाँ रखा यह पता नहीं। दुकानदारों के बयान से पता चला कि रुमाल खरीदने वाला व्यक्ति थोड़ा घुमंतू पर साफ सुथरा था। उसने बड़े पैमाने पर जूते और बाहर वाला सामान नहीं खरीदा, पर खास तौर पर घोड़े की देखभाल की कुछ दवाएं, रस्सियां और खाने के पैकेट लिए थे। यह मान के चलें कि वह व्यक्ति घोड़े के साथ यात्रा कर रहा था। बीरबल को एक और संकेत मिला। पास के जंगल में कुछ जालीदार निशान जो किसी बड़े जानवर के नहीं थे, बल्कि लोगों के चलने के थे, छोटे तेज कदम। उसने अनुमान लगाया कि चोरों की टोली छोटी सी, चुस्त और चतुर थी, जो घुसपैठ करके घोड़े को लेकर निकल गई। पर बीरबल सिर्फ अनुमान पर भरोसा नहीं करता था। उसने योजनाबद्ध तरीके से दरबार में छिपे हुए शख्सों की सूची बनाई। उनमें से कुछ निष्कर्ष निकाले गए। एक उदासीन रईस जिसका आर्थिक संकट था, एक अमीर व्यापारी जिसने हाल ही में बड़ी संख्या में घुड़सवारों को काम पर रखा था, और एक विदेशी नाविक जिसने नदी पर नए नए मार्ग खोजे थे। पर संकेतों से यह साफ नहीं हो रहा था कि किसे दोष देना चाहिए। बीरबल ने अंततः एक चाल चलने का निश्चय किया। वह सीधे शख्सों के सामने सच्चाई रखने के बजाय एक ऐसा परिदृश्य बनाएगा जिससे असली चोर का स्वभाव खुद ब खुद सामने आ जाएगा। उसने दरबार में आदेश दिया कि आज शाम को महल के आंगन पर बड़ी दावत रखी जाए और सबको आमंत्रित किया जाए, गांव के सभी मुखिया, व्यापारी, नाविक और रईस। लेकिन बीरबल की खास योजना थी कि वह सूर्यकिरण के वाहन एक नकल घोड़ा को महल के सामने लाएगा और उसे उस नीली रुमाल से ढक देगा जो कि खोया हुआ रुमाल जैसा दिखे। उसने खास तौर से कहा कि यह रुमाल सूर्यकिरण का प्रतीक है और जिसे भी यह रुमाल मिलता है वह सम्मान से नवाजा जाएगा। खबर महल से बाहर फैली और सब अचंभित हुए। चोर सुनकर कैसा प्रतिक्रिया देगा? बीरबल जानता था कि चाहने वाले को प्रतिष्ठा की लालसा और भय दोनों एक साथ घेरते हैं। यही उसका परीक्षण होगा। लालचंद पहले तो कह रहा था कि वह निर्दोष है, पर जब उसे अपनी सूरत आईने में साफ दिखाई देने लगी तो उसने एक नई चाल चली। उसने चोरी की शर्ट बदलने की तरह एक झूठ बोला। उसने कहा कि उसने अनाज खरीदा था, पर उसे बेचने के वक्त माल दुधारू पशुओं के कहर से खराब हो गया था और उसने नई थैलियों पर पुराने माल का लेबल लगाकर दाम दिया था। वह कहता कि गलतफहमी हो गई है। पर बीरबल ने ऐसे झटके को भांप लिया। उसने कहा कि यदि सचमुच माल खराब हुआ है तो उसका प्रमाण निकालने की जरूरत है, जैसे कि बिक्री के बिल, गोदाम की नमी से प्रभावित दालें और उन गवाहों का बयान जो माल लेते समय उपस्थित थे। और फिर बीरबल ने एक और चाल चली। उसने लालचंद से कहा कि वह अपने घर के खाते का खुलासा करे और दिखाए कि किसे किसने कितना भुगतान किया। लालचंद चौंका। यह तो वही दस्तावेज थे जो किसी भी व्यापारी के लिए सबसे निजी होते हैं। पर बीरबल ने न केवल कहा, उसने अकबर के आदेश पर दस्तावेज सार्वजनिक कराए।
वहां खुलासा हुआ कि लालचंद ने कई बार लेखांकन में छेड़छाड़ की थी। उसने छोटे छोटे भुगतान करवाकर बड़े बिल दिखाए और कई बार किसानों को नकद नहीं दिया था। जो लोग उसके साथ पहले खड़े थे उन्होंने भी एक एक करके मान लिया कि उन्होंने लालचंद के प्रभाव में आकर कुछ गलतियां की थीं। अकबर ने इस मामले में न केवल दंड का निर्णय लिया बल्कि सुधार की शर्तें भी रखीं। उसने कहा कि यदि कोई व्यापारी ऐसे अपराध करता है तो उसे सार्वजनिक रूप से सजा दिया जाएगी, पर यदि वह सुधार करता है और गांव के लोगों का हक लौटाता है तो उसे कुछ राहत दी जाएगी। लालचंद ने पहले तो घबराहट में कहा कि वह न्याय चाहते हैं, पर फिर उसने अपनी चाल बढ़ाने की कोशिश की। उसने सरकारी अधिकारियों और कुछ माफियाओं को लगाकर यह सोचने की कोशिश की कि वह बड़ी रकम देकर अपने को बचा लेगा। पर बीरबल ने कहा कि कोई भी धन खरीद नहीं सकता, इंसाफ की राह अलग होती है। अकबर ने सीधे आदेश दिया कि लालचंद अपना पूरा माल जब्त किया जाए और किसानों को उनका हिस्सा लौटाया जाए। पर बीरबल ने यह भी सुझाया कि व्यापार को नष्ट करने की बजाय उसे सुधारने का मार्ग निकाला जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। बीरबल ने कहा कि गांव के कुछ सभ्य लोगों को, जिन पर विश्वास था, को मिलाकर एक मंडी समिति बनाई जाए जो व्यापार की निगरानी करे और तुला तथा पैमाने पर सरकारी मुहर लगाई जाए। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। लालचंद को सजा सुनाई गई, लेकिन वह सजा केवल कठोरता में नहीं थी। उसे कानून के अनुसार जुर्माने के साथ गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और किसानों को नुकसान की भरपाई करना पड़ी। उस पर एक और गुजारिश हुई, उसे सार्वजनिक रूप से निवेदन करना होगा कि वह अपने व्यवहार को सुधारे और यदि कोई व्यापारी भविष्य में ऐसी हरकत करेगा तो उसे तत्काल ही कठोर दंड दिया जाएगा। यह सब सुनकर लालचंद की आत्मा में पछतावा मन में उतर गया, पर उसका अहंकार भी टूट चुका था। उसने ऊंची आवाज में स्वीकार्यता जताई और वह सार्वजनिक रूप से किसानों के सामने अपनी शर्मनाक हरकतों के लिए माफी मांगने को विवश हुआ। कुछ कठोर लोगों ने कहा कि उसकी सजा कड़ी होनी चाहिए, पर बीरबल ने कहा कि केवल सजा देने से बात नहीं बनेगी, पाप को सुधार से ही मिटाया जा सकता है। इस बात पर अकबर ने भी गंभीरता दिखाई और आदेश दिया कि लालचंद को कुछ समय के लिए मंडी से बाहर रखा जाए, पर उसकी शिक्षा और व्यापार के नए नियमों को अपनाने पर ही उसे राहत दी जाएगी। सामाजिक जीवन में इस घटना का असर गहरा रहा। मंडी में नए तरीके अपनाए गए, तुला पर सरकारी मुहर लगाई गई, बिलों का रजिस्टर सार्वजनिक किया गया और खरीदी बिक्री के नियम कठोर कर दिए गए। किसानों को भी समझदारी पैदा हुई कि वे व्यापार में जागरूक रहें और अपने माल के लिए लिखित रसीदें मांगें। धीरे धीरे बाजार की हवा बदलने लगी और लालचंद जैसा व्यक्ति बाजार से बाहर हो गया। वह बदला हुआ नहीं, पर उसका प्रभाव घट गया। उसने सोचा कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर उसे किताब से सजा मिली। अकबर की अदालत ने यह संदेश सभी को दे दिया था कि गलत काम की सजा मिलनी तय है और समाज में लालच की जगह ईमानदारी लानी जरूरी है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का न्यायपरक रवैया गांव शहर के बीच एक मजबूत मिसाल बन गया। बीरबल ने न केवल लालचंद को बेनकाब किया, बल्कि उसने यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसे व्यापारी बाजार में दोबारा अपने जाल न बिछा सके। उसने मंडी समिति में कुछ ईमानदार लोगों को रखा, तुला के नियम सख्त किए और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया कि जो व्यापारी अपनी गलती मानकर सुधार करेंगे उन्हें भी सम्मान मिलेगा, ताकि सबको मालूम रहे कि सुधार का मार्ग भी खुला है। गांव वालों ने यह भी सीखा कि न्याय मांगने में शर्म नहीं होती और अगर मेहनत का फल किसी चालाक से चुराया जा रहा है तो आवाज उठानी चाहिए। खरीदार और विक्रेता दोनों के बीच पारदर्शिता ही बाजार की असली ताकत है, यह बात अब सबके ज़हन में बसी। कुछ महीनों बाद बाजार की रौनक फिर लौटी। किसान अब विश्वास से अपने दाने बेचते और उन्हें सही दाम मिलता।
लालचंद कभी कभी नजर आता पर अब उसकी चालें लोगों पर असर नहीं करती। वह अकेला खड़ा दिखता, उसके कपड़े वही थे पर आंखों में अब वह चमक नहीं थी। चमक जो कभी अकेले धन के लिए थी अब उसमें नहीं रही। बीरबल यह सब देखकर संतुष्ट हुआ। वह जानता था कि समाज के छोटे छोटे तंतु मिलकर बड़े चक्र बनाते हैं। यदि बीच में कोई गड़बड़ हो तो उसे काटना और सही करना ही असली काम है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता पर तारीफ की और कहा कि न्याय सिर्फ सजा नहीं बल्कि सुधार भी है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, महाराज, असली विजय तब है जब हमने लालच की जगह इंसानियत को वापस रख दिया। कई वर्ष बीत गए और लालचंद की कहानी एक सीख बनकर गांव बाजार में सुनाई जाने लगी। बच्चे जब भी मंडी से गुजरते बड़ों से पूछते कि यह सब कैसे हुआ। वे सुनते कि किस तरह एक व्यापारी ने लालच में आकर अपना रास्ता गंवा दिया और किस तरह बीरबल ने बुद्धि और संयम से न केवल उसे बेनकाब किया बल्कि पूरे बाजार को सुधारा। अकबर का न्याय, बीरबल की चालाकी और किसानों की एकजुटता ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि लालची लोगों के लिए इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है जहां वे अपनी चालें खुलकर चला सकें। और इस प्रकार कहानी में एक बार फिर यह सत्य उभर कर आया कि ईमानदारी और पारदर्शिता ही किसी समाज की असली संपत्ति होती है, न कि सोने का ढेर या कागज के झूठे नंबर। अकबर के दरबार में बहस और बहस के बीच में अक्सर किस्से भी उभर आते थे। एक समय की बात है जब मसलन करघे और मनसबदारों के बीच के झगड़े कम नहीं होते थे। तब एक नया मामला उठा जो सीधे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा था। मुद्दा था एक लालची व्यापारी का जिसका नाम था लालचंद। लालचंद छोटा मोटा व्यापारी नहीं था, वह शहर के सबसे चालाक और आकर्षक लोगों में गिना जाता था। उसके कपड़े महंगे, उसके हाथ की मुद्रा प्रभावशाली और उसके बोल इतने मीठे कि सुनने वाला खुद ब खुद मान बैठता। पर उसके भीतर एक ऐसी ललक थी जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपी रहती थी। वो ललक थी और पैसा कमाने की अतृप्त इच्छा, चाहे रास्ता सही हो या गलत। नवाबपुर का बाजार दूर दूर तक मशहूर था, जहां हर हफ्ते हाट लगता और दूर दूर से लोग अपनी वस्तुएं लेकर आते। लालचंद का दुकान उस बाजार के बीचों बीच था। उसकी खिड़की से होकर बहुरंगीन पर्दे झुलसते और उसका नाम सुनते ही ग्राहकों की कतार लग जाती। पर जैसे जैसे समय बीता उसकी चालाकियां भी बढ़ती गईं। कुछ लोग कहते थे कि वह माल में मिलावट करता, कुछ का कहना था कि वह तुला में कम तौल दिखाता, पर कठोर सबूत किसी के पास नहीं थे। वह मुस्कुराता, उंगली से दारू के ग्लास जैसी चमक दिखाई देता और कहता, भाइयों, ईमानदारी मेरा धर्म है। पर लोग भी जानते थे कि लालचंद का धर्म उसकी जेब से लिखित था। एक दिन गांव के कुछ किसानों ने अदालत लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि लालचंद ने उनके अनाज को खरीदा था और भुगतान कम कर दिया। कुछ अनाज खोखले निकले, कुछ परतें हटाई गईं और कुछ दामों में कटौती की गई। किसानों की आंखों में वह बुरा वक्त था जब उनकी मेहनत के दाने आधे दामों पर बिके तो परिवार कैसे चलाते। उनिंदासा एक किसान, जिसका नाम था हुकुमचंद, बिना किसी शोर के अकबर के दरबार में पहुंचा और कहा कि वह न्याय चाहता है। अकबर ने खुद सुन लिया कि कैसे मेहनत के दानों का मोल घटा लिया गया और कैसे व्यापारियों की चालें नंगे हाथों से दिखाई दी। अकबर ने पहले तो शांत चित्त से सुनना चाहा और फिर कहा कि इस मामले में बीरबल से सलाह ली जाए। बीरबल, जो हमेशा शांत, चतुर और हंसमुख रहकर भी दिल की गहराई से सोच सकता था, इस केस को लेकर तुरंत सक्रिय हुआ। बीरबल ने किसानों से आकर पूछताछ की। उसने उनकी फसल के अवशेष देखे, उनकी खरीदी के बिल और वह जगह जहां लालचंद का गोदाम था। हर छोटी बड़ी बात उसने अपने मन में गूंथ ली। उसने देखा कि लालचंद ने कई बार गांव वालों को थोड़ी थोड़ी रकम कम दी थी, पर उसने बिल पर बड़े दावों की बातें लिख दी थीं।
बीरबल ने यह भी देखा कि गोदाम के एक कोने में बड़ी सी थैलियां रखी थीं, जिन पर ऊपर से मिट्टी और सूखी परतें जमी हुई थीं, जिससे लगता कि कुछ माल पुराना दिखाने के लिए उसे धूल से ढका गया था। पर सबूत तो वही था जो आंखें कहें, मन नहीं। बीरबल ने योजना बनाई कि केवल शिकायत सुन लेना पर्याप्त नहीं होगा, उसे सबूत चाहिए थे जो हर किसी के सामने थे। उसने मंडी के अध्यक्ष को बुलाया और कहा कि अगले हाट में वह स्वयं कुछ चतुराना करेगा। मंडी के अध्यक्ष ने पहले तो आश्चर्य जताया, पर बीरबल के चेहरे पर जो ठंडक थी, उससे वह भी सहमत हो गया। बीरबल ने माल का पैमाना उठाया, तराजू की सतह पर हाथ रखकर कुछ कहा और फिर आसपास के लोगों को जुटा दिया। उसने लालचंद को औपचारिक तौर पर बुलाया और कहा कि हुकुमचंद और अन्य किसानों द्वारा दिए गए अनाज की एक सार्वजनिक जांच कराई जाए। लालचंद ने पहले तो नम्रता दिखाई, फिर कहा कि ऐसी जांच मंडी में सामान्य बात है। उसने खुद ही कहा कि अगर गड़बड़ है तो वह सुधर जाएगा, पर उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे उसे पता हो कि अब तक किस तरह के जाल उसके पीछे हैं और अब बीरबल उसके जाल खोलेगा। अगले दिन मंडी भर गई। लोग आए, कुर्सियां लगीं और बीरबल ने आदेश दिया कि जो अनाज किसान दिए हैं वही सार्वजनिक तराजू पर तौला जाए। किसान खुश हुए कि अब सत्य सामने आएगा, पर लालचंद ने अपने वकीलों की तरह कुछ लोगों को साथ लाया, उसके दोस्त जो बाजार के संपन्न थे, और वे लोगों ने कहा कि इस जांच से बाजार फिट नहीं रहेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हक बराबर होना चाहिए। उसने मंडी के सामने ही एक बड़ा बक्सा निकाला और कहा कि वह कुछ चीजें दिखाएगा। लोगों की जिज्ञासा बढ़ी। बीरबल ने सबसे पहले उस पुराने दफ्तर की कुर्सी से कुछ कागज निकाले, वहां लालचंद के पुराने बिल और खरीद की रसीदें थीं। उसने सार्वजनिक रूप से पढ़ित्व किया और दिखाया कि कई बार अनाज को कैसे तौल घटाकर भरा गया था। पर अभी तक उन दस्तावेजों को खुद लालचंद झूठ समझ रहा था। वह कहता रहा कि वे पुराने रिकॉर्ड हैं, लेखाकार ने गलती की होगी। बीरबल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि सही सबूत तो तभी है जब वही चीज वे परीक्षण में इस्तेमाल करें जिसे गांव वालों ने दिया था। उसने एक तरकीब सोची। बीरबल ने मंडी में एक बड़ा घेरा बनाया और कहा कि जो भी अनाज उस घेर के बाहर जाएगा वह भी मिलावट माना जाएगा। उसने यह भी कहा कि जब वह अनाज की जांच करेगा तो वह कुछ ऐसे तरीके अपनाएगा जिससे मिलावट स्वतः ही उजागर हो जाए। लालचंद ने पहले विरोध किया, पर भीड़ और अकबर के आदेश ने उसे दबा दिया। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। बीरबल ने अनाज के कुछ दाले अलग किए और दैम पार जल मिर्ची का छोटा सा छिड़काव कर दिखाया। यह अजीब तरीका था, पर इसका कारण था कि मिलावटी अनाज में अक्सर कुछ पारदर्शी रूप से अलग घटक मिलाए जाते, जैसे सूखा भूसा, छोटा सा चूना या बाकला सा कुछ। जब उस पर हल्का सा मसाला छिड़का जाए तो वे अलग रंग दे देते। भीड़ ने यह देखा और उसके चेहरों पर एक असमंजस छा गया। लालचंद ने गुस्से में कहा कि यह जादू है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह जादू नहीं पर ज्ञान है। उसने फिर उन दानों की गर्म प्रकृति पर भी प्रयोग किए। असली दाने नमी से गीले होते हैं, जबकि मिलावटी दाने अक्सर सूखे रहते हैं और जब पानी में डाले जाते हैं तो वे अलग तैरते हैं। कई सारे छोटे छोटे प्रयोगों के बाद यह प्रमाणित हुआ कि लालचंद के गोदाम में रखा गया माल कई बार मिलावटी था और दामों के पालन में भी हेराफेरी थी। लालचंद की वजनदार चालें अब उजागर होने लगीं। पर लालचंद ने हार नहीं मानी। वह तुरंत अकबर के पास पहुंचकर कहा कि यह सब निंदा और साजिश है। उसने कहा कि यदि अकबर आदेश देंगे तो वह प्रमाण नकारेगा और उसके खिलाफ झूठे मुकदमे चलाए जाएंगे। अकबर ने पहले शांत स्वभाव दिखाया और कहा कि वह निष्पक्षता चाहते हैं, जिसको दोषी माना जाए उसे सजा मिले, पर सबूत दिए बिना कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
बेफिक्री से अकबर की अदालत की भाषा ने लालचंद को थोड़ा सहलाया, पर बीरबल ने माना नहीं। उसने कहा कि यदि कुछ रासायनिक या तकनीकी तरीकों से सही निष्कर्ष निकलना है तो वे सीधे गोदाम की तलाशी लें और वहां से जो माल निकलेंगे उन्हें सार्वजनिक रूप से तौला जाए। अकबर ने आदेश दिया और एक बड़ी तलाशी करवाई गई। गोदाम की तलाशी में जो कुछ मिला वह और भी चौंकाने वाला था। कई बैंगलर थैलियां मिलीं जिनमें अनाज की परतों के ऊपर मिट्टी और भूसा मिला हुआ था। कुछ थैलियों में नीचे सड़न के लक्षण दिखाई दिए, कुछ जगहों पर चूने की बारीक परत चिपकी हुई मिली। लोगों ने देखा कि लालचंद के कुछ अड्डों में वृद्ध लेखाकारों के सिले हुए कागज रखे थे जिन पर नकली दाम लिखे गए थे। यह सब के सब देखकर भीड़ का गुस्सा उठने लगा। लालचंद खुद खामोश रहा और उसके चेहरे की हंसी कहीं खो गई। उसने जाने अनजाने ही कुछ लोगों को अपनी ओर कर रखा था, पर अब उसके साथ खड़े होने का साहस किसी में नहीं था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा कि अब न्यायिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। अकबर ने रियायत नहीं दी और कहा कि लालचंद को सबूतों के सामने सफाई देनी होगी। समय ने बहुत कुछ बदल दिया, पर एक बात नहीं बदली, नरसिंहपुर वाले अब भी उसी मिट्टी की खुशबू में जीते हैं और उनके बच्चों को यह कहानी सुनकर यह सिखाया जाता है कि कभी किसी चमक में आकर अपने मूल्यों का दाम मत देना। सोने का आम उनके लिए अब केवल एक किस्सा नहीं था, वह एक पाठ था कि असल संपदा इंसान की ईमानदारी, सहानुभूति और समाज के लिए की गई पहल है। और इसीलिए जब कभी कोई पराया आता और पूछता वाकई सोने का आम था क्या, तो वे मुस्कुराकर कहते, हाँ सच था, पर सिर्फ इसलिए कि उसने हमें सिखा दिया कि सच को कैसे अपनाना चाहिए। ऐसी अफवाहों के बीच कुछ असामान्य घटनाएं भी हुईं। एक रात ठाकुर के कुछ लोग गांव में चोरियां करने आए। कोई जानबूझकर पेड़ में लगे आम को चुराया। सुरक्षाकर्मी पकड़े गए और हड़कंप मचा। ठाकुर ने इन आरोपों को नकारा और कहा कि कुछ लोग उसकी नीतियों के विरोध में अफवाह फैला रहे हैं। गांव का मान सम्मान गिरने लगा, पर पर्दे के पीछे सच कुछ और ही था। बाजार में जो लोग बड़ा मुनाफा कमाना चाहते थे वे सौदेबाजी कर रहे थे, जिनके पास कम दिमाग था वे धोखाधड़ी के शिकार हो रहे थे। और आम पर सोने की बात धीरे धीरे एक परीक्षण बन गई, क्या सच महत्वपूर्ण है या दिखावा। हरिदास ने इसे देखकर ठान लिया कि वह किसी तरह सच्चाई सामने लाएगा। उसने गांव के कुछ ईमानदार युवाओं को इकट्ठा किया और कहा कि वे आम की परत को वैज्ञानिक तरीके से जांचें। गांव में कोई बड़ा विद्वान नहीं था, पर पास के नगर के एक साधारण रंगकारी जो कभी कभी गांव आता जाता था, उसे बुलाया गया। रंगकारी ने आम की परत को नजदीक से देखा और कुछ दिन अंधेरे में रखने के बाद भी उसकी चमक कम नहीं हुई। उसने कहा कि यह परत प्राकृतिक नहीं दिखती, पर उसे खुरच कर जांचना चाहिए। कुछ दिनों की जांच के बाद खुलासा हुआ कि आम की ऊपरी परत पर एक पतली सी परत है, जिस पर सुबह की धूप में सोने जैसा प्रतिबिंब पड़ता है, पर वह असली सोना नहीं था। यह एक प्राकृतिक प्रकार का रेजिन था, जो पेड़ की किसी प्रकार की रस वाली परत के कारण बन गया था और जिसमें दिन की पहली किरणें ऐसी तरह परावर्तित होती थीं कि वह सुनहरी लगती थीं। वैज्ञानिक शब्दों में कहें तो यह प्रकाश और परावर्तन का खेल था, पर गांव वाले इसे सुनकर कुछ धक्के खाते हुए भी टूटे हुए आशावाद को सहला नहीं पाए। खबर यह भी फैली कि कुछ लोगों ने जानबूझकर पेड़ पर मिट्टी और कुछ रसायनों का प्रयोग किया ताकि आम और अधिक चमकदार दिखें और बाजार में उसे महंगा बेचकर मुनाफा उठाए। यह सुनते ही गांव में भारी विवाद हुआ। रामलाल के कुछ समर्थक बोले कि व्यापार में धोखा सामान्य बात है, पर हरिदास जैसे लोग बोले कि ईमानदारी से ही समाज चलता है। गांव का मन विभाजित हो गया। कुछ औरतें रोकर कहने लगीं कि अब वह किसे भरोसा करें, उनका पुत्र शहर गया था और उसने वहां की दुनिया देखी थी। वे सोचती थीं कि पैसा अच्छा है, पर उससे पहले अक्ल अच्छी होनी चाहिए।
बच्चे खेलकर बतलाते कि उन्होंने देखा था कि आम की चमक सूरज की वजह से आती थी और इस पर पर्दे में लोग कैसे फंस गए। उन बच्चों के बोले हुए शब्द अक्सर बड़े लोगों के कानों तक पहुंचते और वे शर्म से लाल हो जाते। आखिरकार वह दिन भी आया जब गांव के माननीय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के लोग भी तय कर बैठे कि इस चीज को सार्वजनिक और पारदर्शी तरीके से रोका जाए। एक बड़ा पंचायत बुलाया गया और हर व्यक्ति को कहा गया कि वे अपनी बात रखें। उस पंचायत में हरिदास ने बड़े शांत स्वर में कहा कि जिन चीजों को सही उपयोग में लाना है उन्हें खुलकर रखना होगा। छुपाकर और झूठ मूठ की चमक बिखेरकर लोग सिर्फ खुद को धोखा देते हैं। उसने कहा कि सोने का आम सचमुच एक वरदान था। वरदान क्योंकि उसने गांव को एक उद्देश्य दिया, पर वरदान तब तक वरदान रहेगा जब तक लोगों का स्वभाव सही रहेगा। पंचायत में कई बहसें हुईं और अंततः तय हुआ कि पेड़ का फल अब गांव के सामूहिक कोष में जाएगा और जो भी दाम मिले उससे गांव की सड़कों, कुएं और स्कूल का निर्माण होगा। यह निर्णय कई लोगों को अच्छा लगा, पर कुछ लोग नाराज भी हुए। उन्हें अपनी बड़ी इनकम का लालच था। पर गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि अगर कुछ लोग इसमें बाधा डालेंगे तो उनके नाम सार्वजनिक रूप से घोषित किए जाएंगे और उन्हें गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यह चेतावनी मजबूत थी और लालच कुछ हद तक दब गया। समय के साथ गांव का संकल्प कामयाब दिखा। आमों की बिक्री से गांव में सचमुच विकास के कार्य हुए। एक नया कुआं बना, एक छोटी सी पाठशाला की छत मुरम्मत हुई और कुछ घरों की मरम्मत हुई। बच्चों ने नए कपड़े पाए और नन्ही नन्ही खुशियां आईं। जो लोग पहले लालच में थे उन्हें लगने लगा कि पैसा निरर्थक नहीं, पर रिश्ते और सम्मान उससे बढ़कर हैं। गांव का मन वापस सामंजस्य की ओर बढ़ा। पर कहानी का असली मोड़ तब आया जब एक बर्फीला सर्दी का पर्व आया और एक बड़े शहर का अमीर व्यक्ति, जिसका नाम था महाराज किशोर, गांव आया। उसने सुना कि नरसिंहपुर में सोने जैसा आम मिलता है और वह अपने लिए कुछ खरीदना चाहता था। उसने गांव वालों से कहा कि वह उन आमों में से कुछ अपनी रानी के लिए खरीदना चाहता है। गांव वालों ने उसी पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत उसे आम दिए और वह गया। पर जब शहर पहुंचा तो उसने पाया कि आम की ऊपरी परत पर कुछ भी सोना नहीं था। उसे खुरचने पर वही रसीला आम मिला, मीठा, सुंदर, पर असली सोना नहीं। रानी ने आम चखे और उसे बहुत पसंद आया, पर बाजार का अभिमान था। लोग कहते थे कि वह सोने जैसा नहीं। महाराज किशोर ने गांव वालों को बुलवाया और कहा, तुमने मुझसे छल किया। गांव वाले डर गए। पर तभी हरिदास ने कहा, महाराज, हमने कभी कहा भी नहीं कि इसमें असली सोना है। हमने कहा था कि यह आम सुनहरी सी दिखती है। बात बढ़ी और एक प्रकार का न्यायालय लगा। महाराज किशोर ने गांव वालों पर ठप्पा लगवाने की मांग की, पर तभी रानी ने खामोशी से कहा, इस आम का स्वाद वह है जो हमें चाहिए, मीठा, खुशनुमा और अनोखा। क्या हमेशा असली सोना हाथ में होना जरूरी है? कई बार खूबसूरत चीजें हमें भीतर से समृद्ध कर देती हैं। रानी की बात सुनकर महाराज किशोर के चेहरे पर परिवर्तन आया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और कहा कि उसने जल्दबाजी में अन्याय किया। पर इस घटना ने लोगों को एक महत्वपूर्ण बात समझा दी कि सच और झूठ का सवाल केवल बाहर की चमक से तय नहीं होता। हम कैसे अपने कर्मों से उस चीज का उपयोग करते हैं, यह अधिक मायने रखता है। सोने का आम केवल इसलिए झूठ नहीं था कि वह असली सोने का बना हुआ नहीं था, और सच भी नहीं था केवल इसलिए कि वह दिखने में सुनहरा था। वह कुछ और था, वह अवसर था, परीक्षा था और समर्पण का मतलब था। सालों बाद जब पेड़ बूढ़ा हो गया, गांव वालों ने मिलकर उसे काटने का निर्णय लिया। उस पेड़ ने बहुत दिया, नेगेटिविटी को भी सामने लाया और अंततः गांव को एकता की राह दिखाई। जब लकड़ी बंट गई तो उससे बनी कुछ चीजें अब भी गांव में रखी हैं,
एक छोटी सी कटोरी जिसमें गांव के पहले दान किए गए पैसों की पहली रसीद रखी है, एक चौकी जिस पर बैठकर हरिदास ने गांव की पहली सभा में सद्भावना की बातें की थीं, और एक दफ्तर जहां गांव के लेख रखे गए हैं। लोगों ने जिन योजनाओं को मजबूती से आगे बढ़ाया वे वर्षों तक गांव को संभाले रखीं। नरसिंहपुर के लोगों ने सीखा कि चमक कभी भी स्थायी नहीं होती, पर काम और नेक नियत जीवन को स्थायी बना देती है। हरिदास की कहानी भी गांव में एक किंवदंती बन गई। वह एक दिन चुपके से चला गया, पीछे बस कुछ शब्द और स्मृतियां छोड़ गया। सत्य का रूप अलग अलग होता है। कहीं वह सोने जैसा दिखता है, कहीं वह केवल स्वाद की मिठास बनकर आता है, पर वह सच ही है जब वह लोगों के जीवन को बदल दे। लोग कहते हैं कि उसने वह बीज किसी और गांव में रोपा और वहां के लोगों को भी वही परीक्षा दी और फिर कहीं और चला गया। पर नरसिंहपुर में उसकी याद अभी भी ताजा थी। लोग अक्सर अपने बच्चों को कहते, देखो, सोने का आम कभी झूठ नहीं था, पर वह सच तब बना जब उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया गया। सोने का आम, झूठ या सच। गांव का नाम नरसिंहपुर था। पहाड़ों के बीच से बहने वाली नर्मदा की एक चोटसी धारा उसके पास से गुजरती थी और उसके किनारे बिरवा बिरवा आम के पेड़ खड़े रहते थे। नरसिंहपुर के लोग सादे, मेहनती और परदेसी शोर से दूर रहते थे। यहाँ के आम मीठे, रसदार और थोड़े से खट्टे होते थे। उन्हीं आमों की बेशकीमती किस्मों को दूर दूर तक लोग सराहते। पर एक साल कुछ अजीब हुआ। एक अजनबी आया और उसके साथ एक अफवाह आई जिसने पूरे गांव की सांसें पकड़ दी। अजनबी का नाम था हरिदास। वह कपड़ों में साधारण, चेहरे पर हल्की सी धूप की झुर्रियां लिए हुआ मनुष्य था। कहानियां उसके बारे में मिलीजुली सुनने में आईं। कोई कहता था कि वह दूर शहर से आया है, कोई कहता था कि वह साधु है, और कुछ कहते कि वह किसी व्यापारी का साथी है। हरिदास हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा लेकर आया और गांव के चौपाल पर बैठ गया। उसने कहा कि उसके पास एक बीज है जो उसने अपने पिता के गांव से लाया था। वह बीज साधारण नहीं था, वह बीज वह था जिससे एक ऐसा आम का पेड़ निकलता था कि उसके आम सोने के समान चमकते और उनके रंग में सुनहरी रोशनी होती थी। सुनकर गांव वाले हंसे, कुछ ने उसे मजाक समझ लिया, कुछ ने कहा कि हरिदास फिर कोई कहानी बनाकर सुना रहा है। पर बात जहां गई वहां रुकी नहीं। हरिदास ने डिब्बा खोला और बाहर निकाला तो सचमुच उस छोटे से दाने में कुछ अलगसा था। वह हल्का पीतल जैसा चमकता, पर जब धूप में रखा गया तो उसमें झिलमिलाहट आ जाती। किसी ने पूछा कि वह कहाँ से लाया। हरिदास ने धीमी आवाज में कहा, दूर जंगलों की एक घाटी है, वहां एक बुजुर्ग कुम्हार ने मुझे यह बीज दिया। उसने कहा कि यह बीज एक बार जब पेड़ बनेगा तो उसके आमों पर सुबह की पहली धूप पड़ते ही एक सुनहरी परत नजर आएगी, दिखने में वे सोने के समान लगेंगे। पर वह बुजुर्ग मुझे चेतावनी भी दी, इस पेड़ का फल लालची हाथों से छिना गया तो गांव को सुख नहीं मिलेगा। इस चेतावनी को सुनने के बाद गांव में एक अजीब सा मौन छा गया। फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरे बदलने लगे। जो लोग बीते दिनों में मुश्किलों से गुजरे थे, उनके चेहरों पर आशा की चमक आई। जो पहले से ही संपन्न थे, उनकी आंखों में कुछ और चमक बैठ गई। कुछ ही दिनों में घर घर में चर्चा होने लगी कि नरसिंहपुर अब बदलेगा, सोने के आम। लोग सोचने लगे कि आखिर सोने जैसा आम किस काम का होगा। क्या उसे कच्चा तोड़ा जाएगा और बाजार में बेच दिया जाएगा? क्या उससे गांव की किस्मत पलट जाएगी? अकबर की तरह बड़े शहर से व्यापारी आते और देखते, पर कोई नहीं जानता था कि यह असलियत है या सिर्फ सुनी सुनाई बात। हरिदास ने बीज खरीदा और गांव के एक खाली स्थान पर उसे रोपा। उसने कहा कि यह पेड़ धीरे उगेगा, सबको धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ लोगों ने उस स्थान को देखरेख करने की जिम्मेवारी ली। महीनों बीते, बीज अंकुर हुआ, टहनियां निकलीं और एक छोटा सा पेड़ बन गया।
पेड़ की पत्तियां सामान्य थीं, पर जैसे ही फलों का मौसम आया और छोटे छोटे गुच्छे निकले, लोगों की धड़कनें तेज होने लगीं। हरिदास रोज पेड़ के पास बैठता और उसे देखता। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि यह सब फिजूल की बात है, पर बच्चों की अक्ल अलग थी। वे कहते कि शायद सच का स्वाद मीठा ही होगा। फलों का आकार आम के समान था, पर उनका रंग, वह रंग कुछ अलग था, जैसे पत्तियों के बीच से कोई हल्की सुनहरी चमक उठ रही हो। जब एक छोटा सा आम गिरा, गांव के एक लड़के ने उसे उठाया और उसे अपने हाथों में घुमाया तो सच्चाई कुछ कुछ दिखी। आम की ऊपर की परत पर एक पतली सी चमक थी जो सूरज के प्रकाश में सोने जैसा लगता था। किसी ने उसे चूमकर देखा, किसी ने नजर से देखा, पर उनके हाथों में आम वही आम था। सुगंध, रस, स्वाद, सब कुछ वैसे ही जैसे होते हैं, पर वह चमक अटकती रही। कुछ लोग रो पड़े कि उनकी दुआ मान ली गई, कुछ को डर हुआ कि यह सब किसी जादू का नतीजा है। समय के साथ गांव में बदलाव आने लगे। दूर दूर से लोग आने लगे, बातें फैलती और व्यापारी आने लगे। हरिदास ने कहा कि वह आम का व्यापार नहीं करेगा, यह गांव की देन है और इसका सही इस्तेमाल गांव ही कर सकता है। पर सुनहरी आम के आगे जब व्यापारियों ने आंखें चमकाईं तो कुछ लोग वहां के लिए लालायित हो उठे। गांव के प्रधान रामलाल, जो हमेशा गांव के हित की बात कहता था, उसके मन में भी एक सवाल देखा गया, क्या इस उपहार का सही उपयोग सामाजिक सेवा में नहीं किया जा सकता? क्या इससे गांव का कुआं, स्कूल और रास्ते नहीं बने सकते? रामलाल के विचारों में एक जज्बा था, पर उसके साथ कुछ और लोग थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे थोक में आम बेच दें तो बहुत पैसा आएगा और वे व्यक्तिगत रूप से लाभ उठा सकते हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर आती हैं जब कोई दुर्लभ चीज गांव में आती है, अच्छाई और लालच दोनों एक साथ। एक रात गांव के बाहर कुछ अजीब हुआ। उन लोगों ने देखा कि किसी ने पेड़ की ओर घुप अंधेरी में जाकर कुछ छेड़छाड़ की। सुबह जब सब उठे तो देखा कि कुछ आम गिरे हुए थे, पर उनमें से कुछ परतें उतर चुकी थीं और चमक कुछ कम हो चुकी थी। गांव वालों में डर पनपा। किसी ने कहा कि यह बुरी शरारत है, किसी ने कहा कि यह किसी दुष्ट योजना का हिस्सा है। हरिदास को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि जिस प्रकार बेफिक्र लोगों ने पेड़ को छेड़ा, शायद उसी का नतीजा है। पर रामलाल ने तुरंत गांव की सुरक्षा बढ़ाने का निश्चय लिया और रात की पहरा व्यवस्था की। पर ज्यों की त्यों चीजें सांसारिक लालच के आगे टिकी नहीं रहीं। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। कुछ लोग यह मानने लगे कि आम सचमुच सोने जैसा है और यदि दामों पर बेचा गया तो अमीर बन जाएंगे। लोग दूर दूर के बाजारों में आम लेकर जाने लगे। पहली बार जब ग्रामीणों ने आम बेचे तो उन्होंने देखा कि खरीदारों की आंखें खुली रह गईं। आम की ऊपरी परत से जब खुरचने पर रंग निकलता, वहां उसे एक सुनहरी सी धुंधली परत नजर आती थी। व्यापारी उससे दूर के शहरों में भारी दाम पर बेचते। गांव में पैसा आया और कुछ लोग बदल गए। कुछ ने पुराने ऋण चुकाए, कुछ ने नए घर बनवाए, फिर भी कुछ लोगों की चाहें बढ़ती चली गईं। लालच की आग में जले लोग अपने ही पड़ोसी से लड़ने लगे। जो कुछ दिनों पहले एक दूसरे की मदद करते थे, अब वही लोग आंख बचाकर योजना बनाते थे कि कैसे और अधिक कमाया जाए। हरिदास इस सब को दूर से देखता रहा। उसकी आंखों में चिंता थी। वह रोज पेड़ के नीचे बैठकर उससे बातें करता और लोगों से सलाह मांगता कि इस विशेष उपहार को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए ताकि लालच में डूबने वाली आत्माएं बच सकें। कुछ लोग उसकी बात सुनते, कुछ नहीं। पर जैसा गांवों में होता है, खबरें शहरों तक पहुंच गईं। एक व्यक्ति, नाम था ठाकुर वीरेंद्र, जो एक बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाता था, उसने गांव का रास्ता पकड़ा।
ठाकुर ने कहा कि यदि वे सभी आम उसे बेच दें तो वह गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बना देगा, पर शर्त यह रखी कि वह खुद ही सब आम मंडी में ले जाएगा और दाम तय करेगा। रामलाल ने सोचा कि यह एक अवसर है, पर कुछ लोग, खासकर हरिदास, को शक हुआ। हरिदास ने कहा कि किसी एक व्यक्ति को इतना अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, गांव की संपत्ति गांव के हाथ में ही रहनी चाहिए। पर ठाकुर ने अपना प्रभाव दिखाया और धीरे धीरे उसने कुछ लोगों को मना लिया। ठाकुर की नीति और उसके प्रभाव ने गांव में खटास घोल दी। कुछ लोगों ने उसके साथ गठजोड़ बना लिया, कुछ ने विरोध किया। फिर एक सुबह गांव के छोटे से हाट में एक बड़ा लेनदेन हुआ। ठाकुर ने गांव के कुछ प्रमुखों को आम के बड़े हिस्से के बदले पैसे दे दिए और वादा किया कि वह अदा कर देगा। पर व्यापार का चक्कर बड़ा था। आंधी की तरह शहरों की मांग बढ़ने लगी और ठाकुर ने एक बड़ा निवेश किया। पर कुछ लोग थे जो झूठी बहाने बना रहे थे। उनमें से एक मशहूर रईस था, शमशेर खान। शमशेर की संपत्ति बड़ी थी और उसने कई बार दरबार में अपनी पकड़ दिखाई थी। पेंटिंग के सामने भी उसका चेहरा जैसे सख्त हो गया। वह बार बार पेंटिंग को घूरता और पलटकर भीतर की ओर निगाहें पटक देता। जब बीरबल ने उसे सभा में बुलाया, उसने कह दिया कि उसे कुछ नहीं कहना। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं तो क्या तुम दो औरतों की कहानी सुनोगे? शमशेर ने अनिच्छा से सिर हिलाया। बीरबल ने एक छोटी कहानी सुनाई जिसमें एक रईस ने गलती की, पर अंततः उसे अपनी इज्जत और धन से बढ़कर दूसरों की पीड़ा का एहसास हुआ और उसने सुधार कर लिया। कहानी खत्म होते ही पेंटिंग के नीचे के हिस्से में, जो पहले धुंधला था, एक छवि और उभरी। एक गांव का दृश्य जिसमें बच्चे हंस रहे थे और एक बुजुर्ग रईस उनके साथ बैठा था, हाथ में रोटी बांट रहा था। शमशेर ने इसकी तरफ देखा और चेहरा झकझोर उठा। उसकी आंखों में कुछ नम आ गया। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरे पिता ने भी कभी ऐसा किया था, पर मैंने भूलकर वह सबको छीन लिया। उसने मदिरा के ठीक बाद हुई अपनी एक भूल याद की, कैसे उसने अपने दबदबे के चलते गांव की जमीन छीनकर मजदूरों को बाहर कर दिया था। शमशेर की आवाज टूट गई। बीरबल ने न केवल उसे कहा कि वह तुरंत गांव वालों से माफी करे, बल्कि अकबर ने आदेश दिया कि रईस उस जमीन का कुछ हिस्सा मजदूरों को लौटा दे और उनकी मदद करे। शमशेर ने ऐसा किया और पेंटिंग के उस हिस्से का रंग फिर से स्थिर हो गया, जैसे कि जिसने सच स्वीकार कर लिया, उसके लिए पेंटिंग ने शांति दे दी। समय के साथ पेंटिंग ने एक चमत्कार सा काम करना शुरू कर दिया। जो लोग दिल से सच मानते, उनके जीवन बदल गए। किसान की घर वापसी हुई, जिसे पहले अनदेखा कर दिया गया था। एक संगीतकार को उसकी प्रतिभा पहचानी गई, एक सैनिक का गुस्सा सांत्वना में बदला। पर कुछ लोगों ने इसे राजनीति का हथियार मान लिया। वे कहते थे कि अकबर और बीरबल इसका इस्तेमाल विरोधियों को टॉर्चर करने के लिए कर रहे हैं। सच्चाई यह थी कि पेंटिंग किसी को जबरदस्ती दोषी नहीं ठहरा रही थी, यह बस उन पर रोशनी डालती थी जो स्वयं से भाग रहे थे। जो लोग आंखें मूंदकर आगे बढ़ते रहे, वे परेशान रहे। जो लोग रुककर सोचे, उन्हें मार्ग मिला। फिर एक सुबह बड़ी घटना हुई। खबर आई कि पास के एक नगर में भयंकर आग लग गई है और कई घर जलकर राख हो गए। लोग भटक रहे थे और अकबर ने तुरंत राहत भेजने का आदेश दिया। पर साथ ही एक ऐसी अफवाह उड़ी कि आग वहीं से शुरू हुई जहां पेंटिंग के बारे में विरोधी लोग इकट्ठा होते थे। मतलब किसी ने कह दिया कि पेंटिंग ने लोगों को भड़काया। कुछ दरबारियों ने कहा कि इसे राजनीति का बहाना बनाकर पेंटिंग को जला देना चाहिए ताकि शांति लौटे। अकबर ने झट से विरोध व्यक्त किया, पर दरबार में खामोशी छा गई। यही वह समय था जब बीरबल ने चमत्कार दिखाने का निर्णय लिया, पर इस बार चमत्कार बाहरी नहीं, भीतरी था। बीरबल ने कहा कि पेंटिंग को जला देना आसान है, पर क्या आग से इंसान की आत्मा की आग भी बुझेगी?
उसने एक योजना बनाई और कई लोगों को उसी नगर की ओर भेजा जहां आग लगी थी। वे जो गए उन्होंने वहां देखा कि आग एक गलती से लगी थी, एक बच्चे की चमकती माचिस से। पर आग फैलते हुए कुछ बीते हुए कल की नाराजगी से फैल गई थी जिन पर लोग ठंडे नहीं पड़े। बीरबल ने उस नगर में लोगों के साथ बैठकर कहा कि अब हम दो काम करेंगे, आग की ठीक तरह से मरम्मत और साथ ही कुछ ऐसे कार्यक्रम जो लोगों का दिल जमे। उन्होंने बचाए गए लोगों के लिए खाना और नई छत का इंतजाम किया और बीरबल ने वहां एक मंच सजाया जहां लोग अपने मन की बातें कह सकें और एक दूसरे से माफी मांग सकें। यही वही रीति थी जो दरबार में हुई थी। धीरे धीरे नगर की हवा बदलने लगी, लोग जो एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे वे पास आने लगे। बच्चे फिर खेलने लगे और बाजारों में आवाज वापस आई। कुछ दिनों में शहर का जीवन थमसा गया पर फिर लौट आया। इस परिवर्तन ने दरबार में बैठे निंदकों को चुप करा दिया। पेंटिंग को जलाकर नहीं, उसे समझकर बदला गया था जिसने सच्ची मदद की। अंततः वह दिन आया जब अकबर ने गोपाल दास और बीरबल को आमंत्रित किया। उसने कहा कि पेंटिंग ने राज्य को एक आईना दिया और लोगों को अपने भीतर झांकने का मौका मिला, पर साथ ही यह चेतावनी भी दी कि कला केवल दिखावी नहीं होनी चाहिए, उसे जिम्मेदारी के साथ रखा जाना चाहिए। गोपाल दास ने नमन कर कहा कि उसने बस रंगों के साथ सच को छेड़ा था। बीरबल ने कहा कि वह चमत्कार इसीलिए हुआ क्योंकि अकबर ने आँच की जगह समझ और दया को पकड़ा। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल तुम्हारे बिना कैसे होता? बीरबल ने कहा, महाराज चमत्कार कोई बड़ा कद नहीं, केवल सही समय पर सही इरादा है। वर्षों बाद भी वह पेंटिंग महल में टिकी रही। वह किसी के लिए दंड थी, किसी के लिए दीपक थी और बहुतों के लिए मार्गदर्शक। लोगों ने सीखा कि कला का असली अर्थ चेतना जगाना है और यदि कोई कला समाज को बेहतर बना सकती है तो उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। बीरबल का चमत्कार यह नहीं था कि उसने कोई जादू किया, उसका चमत्कार यह था कि उसने लोगों के भीतर जो अच्छाई थी उसे बाहर लाने का तरीका बताया। उसने दिखाया कि जब सच्चाई को सहारा दिया जाए तो वह दया और सुधार में बदल जाती है और यही शासक का असली गुण है, न सिर्फ सजा देना बल्कि सुधार का मार्ग दिखाना। और इस तरह अकबर की अनोखी पेंटिंग और बीरबल का चमत्कार दरबार की उन कई कहानियों में एक दीपक की तरह जला रहा, एक ऐसी कथा जो बताती थी कि कला, स्पष्टता और दया मिलकर किसी भी राज्य को मजबूत और मानवीय बना सकती हैं। अकबर के दरबार में कला की बहुत इज्जत थी। जहां राजस्व, राजनीति और युद्ध की बातें होती, वहीं संगीत, शिल्प और चित्रकला के लिए भी हमेशा जगह रहती थी। एक बार अकबर ने सोचा कि वह एक ऐसी पेंटिंग बनवाए जिससे राज्य की आत्मा और उसके आदर्श दोनों झलकें। वह चाहता था कि उसकी दीवार पर एक ऐसी अनोखी कृति टिकी रहे जो आने वाली पीढ़ियों को यह बताए कि न्याय, करुणा और समझ ही सच्ची शक्ति है। उसने हुक्म किया कि दरबार के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से किसी एक को यह काम सौंपा जाए। चित्रकारों में से एक बूढ़ा पर निखरा हुआ कलाकार था, गोपाल दास। गोपाल दास ने जिंदगी भर मिनिएचर और दीवार चित्रकारी देखी थी। उसने राजकुमारों के पोर्ट्रेट बनाए, मंदिरों के छायाचित्र उकेरे और कई उपहारों के लिए महंगाई से काम किया था। पर गोपाल दास का स्वभाव अलग था। वह बातें कम करता, रंगों के साथ गहरा लगाव रखता और हर रंग में एक कहानी देखते हुए ऐसा संयोजन करता कि लोग देखते ही रह जाते। अकबर ने उसे बुलाया और अपनी इच्छा बताई, एक पेंटिंग जो महल के मुख्यार्चन कक्ष में लगाई जाएगी और सबको भीतर झकझोर दे। गोपाल दास ने नमन कर थोड़ी देर मुरझाया सा चुप रहा, फिर कहा, महाराज मैं चित्र बनाऊंगा पर चाहूंगा कि आप और आपके दरबार वाले कुछ नियम माने। अकबर ने कहा, जो मांगोगे दी जाएगी। गोपाल दास ने कहा कि चित्र ऐसा होगा कि लोग जब भी उसे देखें उस पर कुछ नया उभर आएगा, किसी का चेहरा, किसी का कर्म, किसी का रहस्य।
अकबर ने चौंक कर पूछा कि यह कैसे संभव होगा। गोपाल दास मुस्कुराया और बोला, यह जादू नहीं महाराज, एक तकनीक है और सच्चाई का प्रतिबिंब। पर इसके लिए मुझे कुछ स्वतंत्रता चाहिए और रात की शांति चाहिए ताकि रंग अपने आप बोलें। अकबर ने यही चाहा था, आजादी, कला और ईमानदारी। इसलिए गोपाल दास को पूरा समय दे दिया गया और महल के कई बड़े चित्रकारों को यह बात बताने के लिए मना कर दिया गया कि वे बीच में न घुसे। चित्र तैयार होने में महीने बीत गए। गोपाल दास दिन रात काम करता। उसने सुनहरे पत्तों का प्रयोग किया, लाल चंदन, नीले इंद्रधनुषी रंग, बादामी नीम और ऐसे सूक्ष्म रेखाचित्र जो नजर से छूट जाए पर मन में उतर जाए। उसने मसालों और पत्थरों से रंग मिलाए, कच्चे सोने को महीन लेप में उकेरा और कागज की जगह एक विशेष कपड़े पर काम किया, ऐसा कपड़ा जिसे पहले किसी ने चित्रकारी के लिए नहीं चुना था। कहा जाता था कि उस कपड़े में रात की ठंडी हवा का स्पर्श रह जाता है और रंगों की गूंज ज्यादा गहरे उतरती है। गोपाल दास ने पूरे दृश्य में एक महल, आसपास के गांव, एक पहाड़ी झरना और बीच में एक पेड़ उकेरा, पर पेड़ के नीचे एक किताब रखी थी। किताब का मुख खुला था और उसमें कुछ अक्षर थे जो देखने पर बदलते नजर आते थे। गोपाल दास ने हर रेखा में कुछ छुपाया था। उसने चेहरों की मुस्कानें आधी अधूरी रखीं, आंखों में सवाल छोड़े और हाथों की मुद्रा में एक तरह की बेचैनी बसाई। अंत में पेंटिंग तैयार हुई। महल के मुख्य कक्ष में एक भव्य समारोह हुआ और अकबर ने पेंटिंग को हटाकर दीवार पर टांका। जैसे ही पर्दा हटाया गया, सबने एक साथ देखा। पहली ही नजर में पेंटिंग सुंदर थी, रंग, प्रकाश और शिल्प का अद्भुत मेल। पर कुछ घंटों के बाद अचरज हुआ। पेंटिंग की कुछ सूक्ष्म परतों में हल्का सा बदलाव आने लगा। एक बुजुर्ग के चेहरे की झुर्रियां कुछ कम दिखने लगीं, एक बगल के दृश्य में खेत की एक लकीर और गहरा हो गया और पेड़ के नीचे रखी किताब के अक्षर अलग हो गए। दरबार ने कहा कि यह किसी प्रकाश का खेल है, पर कुछ लोगों को असहजता हुई। अकबर ने गोपाल दास को बुलाया। गोपाल दास ने केवल कहा, यह कलाकृति है महाराज, यह लोगों के भीतर देखती है। कुछ दिनों में सुनासनी फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि जब वे चित्र देखते हैं, उन्हें अपने अतीत का एक अंश याद आता है, किसी की दया की स्मृति, किसी की गलती का पाप, किसी का छुपा हुआ प्यार। जो व्यक्ति खुले मन से देखते, उसे सांत्वना मिलती, जो किसी अपराध में लिप्त था, उसे बेचैनी। एक दिन बाजार के कुछ व्यापारी महल में आए और वे कहते कहते गिरते पड़े कि उनकी कुछ गलतियां चित्र की वजह से प्रकट हो गईं। उन्होंने किसी किसान से बुरा वसूला था, चित्र ने उनकी आंखों के सामने वह सीन आजाद कर दिया। एक और बार एक रईस जो अकबर के करीबी मित्रों में था, चित्र के सामने जाकर अचानक चौंका और बोल उठा कि उसे वह रात याद आ गई जब उसने किसी गरीब को दरबादर किया था। यह सब सुनकर दरबार में विवाद हुआ। कुछ लोग चाहते थे कि पेंटिंग हटा दी जाए क्योंकि यह लोगों के निजी रहस्यों को उजागर कर रही थी। कुछ लोग कहते कि अगर सच उभरता है तो अच्छा है, राज में ईमानदारी बनी रहेगी। अकबर ने बार बार कहा कि कलाकृति को हटाना या जला देना आसान है, पर सवाल यह था कि क्या एक सच्चाई को दबाकर शांति लाई जा सकती है। यही समय बीरबल का दखल हुआ। जब महल में हलचल बढ़ी और दरबार के बीच बहस तेज हुई, बीरबल चुपचाप पेंटिंग के पास गया। उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में न तो भय था और न ही सांत्वना, बस वह अपनी सूझबूझ की खुराक के साथ बैठा। बीरबल ने महसूस किया कि पेंटिंग सचमुच में लोगों के अंदर के प्रतिबिंब को बाहर ला रही है, पर यह कोई जादू नहीं, बल्कि मानवीय आत्मा का एक आईना था। उसने सोचा कि यदि लोग इसे समझ लें, तो वे अपने आचरण की सुध ले लें और मिसाल बन जाएं। पर समस्या यह थी कि जिनकी गलती उजागर हो रही थी, वे मानने को तैयार नहीं थे। वे आरोप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे और अकबर की छवि पर संदेह फैला रहे थे, और यही सूक्ष्म संकट राज्य के लिए खतरनाक था।
बीरबल ने तय किया कि चमत्कार तब तक असली नहीं ठहरता जब तक वह जिसका नाम लिया जाता है उसे रमणीय और न्यायपूर्ण तरीके से न समझा जा सके। उसने तुरंत अपने अंदाज में योजना बनाई। उसने कुटुंब के कुछ भरोसेमंद लोगों को आमंत्रित किया और कहा कि वे कल बड़े उपहारों के साथ महल आएं। बीरबल ने बाजार से कुछ साधारण वस्तुएं लीं, पुराने कपड़े, टूटी हुई चूड़ियां और कुछ छोटी चीजें जो असल अर्थ में अमूल्य थीं। एक बूढ़ी माँ की मोहब्बत भरी चिट्ठी, एक बचपन का खिलौना और कुछ क्षमायाचना पत्र। बीरबल का इरादा था कि पेंटिंग के सामने ही वह एक नाटक करे जो लोगों को उनकी मानवीयता दिखाए। अगले दिन दरबार में भीड़ थी। पेंटिंग की तरफ लोगों की निगाहें जमी थीं। बीरबल ने मंच पर आकर कहा कि वह महल में एक सत्यसभा रखेगा जहां कोई भी व्यक्ति सामने आकर खुद की कोई भी बात कह सकेगा और जिसके लिए अकबर शांति और क्षमा का आश्वासन देंगे। कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, कुछ ने सोचा कि यह बीरबल का तरीका है चुप्पी साधने का। पर बीरबल ने कहा कि अगर किसी ने कोई गलती स्वीकार की तो उसे सार्वजनिक उपहास नहीं मिलेगा बल्कि उसकी सुध के लिए मदद दी जाएगी। अकबर ने सहमति दी और यह घोषणा की गई कि कोई भी अपनी बात बिना डर के रख सकता है। सभा शुरू हुई। लोग अपने अपने अंदर घुटी पीड़ा खोलने लगे। एक व्यापारी ने कहा कि उसने घाट पर बैठे एक वृद्ध को ठुकरा दिया था। एक सैनिक ने बतलाया कि उसने युद्ध के बाद एक अमानवीय आदेश मानते हुए अनावश्यक हिंसा की। एक महिला ने आकर कहा कि उसने ससुराल का एक बुजुर्ग मुनादी पर अपमानित किया था। हर बार बीरबल सुनता, फिर हाथ बढ़ाकर कहता, यह बात अब उजागर हो गई, पर इससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। यदि तुम सच्चे दिल से सुधार करोगे तो समाज तुम्हें नया रूप देगा। और अकबर ने हर स्वीकार कर लेने वाले को सम्मान से गले लगाया, उसे कुछ मदद दी और कहा कि सुधार ही मानवता की असली उपलब्धि है। जब रूपचंद और उसकी टोली द्वीप पर पहुंची, उन्होंने देखा कि सुरक्षात्मक जाल में घोड़ा बांधा हुआ है। उसके आसपास कुछ लोग थे, उन्हीं लोगों की परछाइयां जो रातों में महल के रास्ते में दिखाई देती थीं। पर बात की अफसोसजनक सच्चाई यह थी कि उन लोगों में से अधिकांश ने रूपचंद के आदेश पर काम किया था। वे किसानों, नाविकों और कुछ गिरोह के सदस्य थे जिन्हें रूपचंद ने पैसा और वचन देकर राज छिपाने के लिए रखा था। रूपचंद के चेहरे पर खोखलापन उभरा। उसका घमंड और लालच अब रंगीन झूठ में बदल गया था। बीरबल ने रूपचंद को सीधा महल की ओर उठाकर ले जाया और सबको राजा के सामने खड़ा कर दिया। दरबार में अकबर ने रूपचंद के चेहरे पर गहरा घृणा और निराशा के भाव देखे। रूपचंद ने पहले कुछ कहा, फिर सारा सच उगल दिया। कैसे उसने रात के समय महल में जाकर कुछ रक्षकों को पैसे दिए, कैसे उसने नदी के करीब एक नाविक को घोड़े छिपाने का आदेश दिया, कैसे उसने सोचा कि अगर वह किसी दूर के बाजार में घोड़ा बेच देगा तो महल की अस्मिता के लिए बड़ा झटका होगा और वह अपनी हार की क्षतिपूर्ति कर लेगा। उसकी बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। पर बीरबल ने घोर क्रोध की जगह दया और न्याय का पाठ पढ़ाया। उसने कहा कि रात के अंधेरे में चोरी करना लज्जित कार्य है, पर ऐसा करने वाले के पाश में समाज भी शामिल है। अकबर ने निर्णय लिया कि रूपचंद को न्याय के सामने खड़ा किया जाए, पर साथ में वह यह भी चाहेंगे कि सूर्यकिरण को लौटाकर महल में शांति बहाल की जाए। घोड़े की वापसी के साथ महल में खुशी का माहौल लौट आया। सूर्यकिरण ने जैसे ही महल के आंगन में कदम रखा, उसकी आंखों में भूली बिसरी चमक फिर से जाग उठी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और आंखों से धन्यवाद दे दिया। बीरबल ने फिर न सिर्फ रूपचंद को सजा दिलाई, बल्कि उसने एक सीख भी दी कि संपन्नता और सम्मान का जीतना अच्छा है, पर धोखे और चोरी से पाया गया सम्मान असली नहीं होता। रूपचंद को न सही किंतु मार्मिक दंड मिला। उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा घोड़ों की देखभाल और दरबार के उन लोगों को दिया गया जिन्होंने सहायता की थी,
और उसे अपने कृत्य पर दुख मानते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। जैसे ही सूर्य किरण ने महल के शानो शौकत में वापसी की, बीरबल ने अकेले अकबर के पास जाकर कहा, महाराज, यह मामला केवल चोर और माल की नियति का नहीं था, यह विश्वास और लोभ का भी परीक्षण था। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने न सिर्फ घोड़े को वापस लाया बल्कि मन की धारणा को भी साफ कर दिया। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और कहा, सत्य की रोशनी चाहे कमजोर हो, पर एक बार जल उठे तो अंधियारा दूर हो ही जाता है। कहानी का एक और पहलू था जिसे बीरबल ने दरबार में सबको बताया, वह कि जब चीजें धुंधली दिखती हैं, तब छोटे संकेतों पर ध्यान देना जरूरी होता है। घोड़े के सूखे गिरे हुए बाल, नदी के किनारे की ताजा घास और रुमाल का गायब होना, ये सभी छोटी छोटी बातें बड़े सच की तरफ इशारा करती थीं। बीरबल ने दरबार वालों को समझाया कि बुद्धि और संयम दोनों आवश्यक हैं। गुस्से में आकर किसी पर आरोप लगाना खुफिया तरीकों से काम न आता, बल्कि संयत और सूझबूझ ही समस्याओं का हल निकालती है। महल में एक ढेरों समारोहों का सिलसिला चला। सूर्य किरण के स्वागत में संगीत बजा और लोगों ने नाच गाना किया। पर बीरबल के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार अकबर का वह मुखमंडल था जिसमें प्रशंसा और श्रद्धा की झलक थी। बीरबल ने अपने आप को न तो महान बताया और न ही किसी विशेष इनाम की इच्छा जताई। वह जानता था कि सच और निष्ठा का फल तत्काल नहीं मिलता, पर अंततः विजय सत्य की ही होती है। कई वर्षों बाद भी दरबार के अनगिनत किस्सों में से यह कहानी अलग चमकती रही, कैसे बीरबल ने बुद्धि और सहज ज्ञान से राजा का खोया हुआ घोड़ा ढूंढ निकाला था। पर बीरबल का असली कारनामा यह था कि उसने अपराधियों को केवल पकड़कर सजा नहीं दिलाई, बल्कि समाज में विश्वास और मर्यादा की बहाली भी की। लोगों ने सीखा कि बहकावों और लालच के सामने संयम बनाए रखना कितना जरूरी है। बीरबल की सूझबूझ ने न सिर्फ एक घोड़े को लौटा दिया, बल्कि दरबार और उसके आसपास के लोगों के दिलों को भी उसी सच्चे रास्ते पर लौटा दिया जिस पर वे कभी अकबर के न्याय और करुणा के कारण चल पाते थे। और इस तरह वह दिन बीरबल की चतुराई के नाम के साथ इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसा किस्सा जो बताता है कि कभी कभी बड़े रहस्य छोटे छोटे संकेतों में छिपे होते हैं, और उन्हें समझने वाला वही होता है जो धैर्य और सूझबूझ से काम लेता है। कहानी के अंत में अकबर और बीरबल दोनों की साझेदारी और भी मजबूत हो गई, पर अब वहां एक नया तत्व भी जुड़ गया था, विनम्रता। अकबर ने सीखा कि एक राजा का सबसे बड़ा गौरव यह नहीं कि लोग उसकी तारीफ क्यों करें, बल्कि यह है कि उसे लोग न्याय दिलाने वाला समझें। और बीरबल ने जाना कि किसी के लिए कठिन सजा देना भी प्रेम का ही एक रूप हो सकता है, जब वह सजा सुधार दे और समाज को बचा ले। गांवों की पुरानी कहानियां अब उन नई बातों से जुड़ गईं। लोग बीरबल की चालाकी की तारीफ करते, पर वे अकबर की उस नम्रता को भी नहीं भूल पाए जिसने देश को फिर से समृद्ध और न्यायशील बनाए रखा। और इस प्रकार बीरबल की बादशाह को दी गई कठिन सजा केवल एक घटना नहीं रही, वह एक परिवर्तन की दास्तां बन गई, जो बताती है कि जब सत्ता गलती करे तो उसे आत्मावलोकन की आवश्यकता होती है, और जब कोई सलाहकार सख्त निर्णय लेता है तो उसकी मंशा केवल सजा नहीं, पर समाज का हित होता है। अंततः वही सजा, जो शुरू में कठोर और असामान्य लगती थी, लोगों के लिए राहत और सम्मान दोनों लेकर आई, और यही बीरबल की सूझबूझ और बादशाह की नम्रता की सच्ची जीत थी। अगली सुबह अकबर ने बिना किसी अजीब अंदाज के खेत में हल खींचने का प्रयास किया। उसकी पीठ थकने लगी, हाथ में पानी ले जाने पर उसकी हथेलियां छिल गईं। उसने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे समय पर काम रोककर लोग अपने बच्चों को खाना खिलाते थे और फिर खुद भूख सहते थे। अकबर के भीतर एक प्रकार की उलझन उत्पन्न हुई। क्या वही दिखने वाली शक्ति, वही राज्य की महिमा जो उसने दरबार में महसूस की, अब इतनी क्षीण क्यों नजर आ रही थी? उसने सवेरे की भोर में उंगली से मिट्टी पर आकर लिखा, न म्यान वाला राजा बल्कि वही इंसान जो अपने हाथ से मिट्टी को समझ रहा था।
बीरबल ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, यह कठिन सजा तुम्हारे लिए इसलिए है ताकि तुम देख सको कि फैसला दूसरों की पीठ पर क्या सवार कर देता है। दिन बीतते गए। अकबर ने गांव में रहकर अनेक छोटे छोटे काम किए। उसने बाजार में थोक के दाम पर अनाज खरीदा और स्वयं उसे बांट दिया। उसने ठेकेदारों से बात करके उनके दामों का लेखा लिया और सबसे बड़ी बात उसने यह की कि वह स्वयं उन परिवारों के घर जाकर उनकी व्यथा सुनी जिनके पास कोई रास्ता नहीं था। बीरबल ने हर बार उसे याद दिलाया कि सजा का उद्देश्य दंड नहीं, शिक्षा है। पर अकबर के कदमों पर सजा की तीव्रता कुछ और थी। बीरबल ने शर्त रखी थी कि यदि 6 सप्ताह के बाद भी राजा ने अपने फैसलों की समीक्षा करके उन्हें न सुधारा तो उसे सार्वजनिक रूप से गांव के चौक पर बैठकर अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और ठेकेदारों के सामने उनका हिसाब किताब लौटाना होगा। यह शर्त अकबर के लिए कष्टप्रद थी, किंतु उसने संकल्प लिया कि वह बीरबल की इच्छानुसार भलाई की राह पर लौटेगा। गांव में रहकर अकबर ने न केवल दुख देखे बल्कि कुछ सुखद दृश्यों का भी अनुभव किया। उसने देखा कि किस तरह एक माँ अपने बच्चे के लिए कंधे पर बैठकर रात बिताती है, किस तरह बच्चों की हंसी सुबह की ठंडी हवा में भी संगीत जैसा उठती है और किस तरह छोटे छोटे मिलमिलापों से गांव की आत्मा जीवित रहती है। पर इन सब के साथ ही उसने यह भी देखा कि भ्रष्टाचार और लालच किस तरह से लोगों की जिंदगियां धूसर कर देते हैं। एक दिन उसने देखा कि जब ठेकेदारों ने गांव के कुछ लोगों का अनाज नाप कर लिया, वे लोग रात को रोते रहे और अगले दिन कुछ ने गांव छोड़ने की योजना बना ली। इस दृश्य ने अकबर के हृदय को बुरी तरह चिर दिया। बीरबल ने तब एक युक्ति और अपनाई। उसने गांव में एक खुला न्यायसभा बुलाई और वहां पर उन्हीं दिनों के कुछ मामलों की सुनवाई करने की घोषणा की। किंतु इस सभा में बीरबल ने नियम रखा कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में झूठ बोलेगा तो उसे अपने घर की छत पर तख्ती लिखकर अपने अपराध का स्वीकार करना होगा और पूरे गांव के सामने रख देना होगा। इसी तरह अगर कोई अच्छे काम को छिपाएगा तो उसे सम्मानित किया जाएगा। यह नियम लोगों को डराने की बजाय उन्हें सत्य बोलने और जवाबदेही अपनाने के लिए प्रेरित करने लगा। धीरे धीरे कुछ बातें खुलकर आईं। कुछ ठेकेदारों ने स्वीकार किया कि उन्होंने गलत तरीके अपनाए थे। कुछ राजकीय अधिकारियों ने यह माना कि उन्होंने भी रिपोर्टों पर आंख मूंद कर हस्ताक्षर कर दिए थे। बीरबल ने उन सभी के सामने सख्ती दिखाई, पर साथ ही वह सुनिश्चित करता कि नुकसानपूर्ण लोगों का जो हक था वह लौटाया जाए। अंततः वह घड़ी आई जब बीरबल ने उस सख्त शर्त को याद दिलाया जिसे उसने पहले रखा था। यदि सुधार न हुआ तो अकबर को सार्वजनिक रूप से उस गलती का अंतरात्मा से सामना करना होगा। कुछ दरबारी सहमत थे कि यह सब ठीक हो रहा है, पर कुछ शक्तिशाली लोग जो अपने गुंडों और धन के दम पर राजनैतिक प्रभाव रखते थे, वे नाराज थे। वे चाहते थे कि राजा की गरिमा बची रहे और इस जनहित के खेल से दरबार का मान न घटे। पर बीरबल ने कहा कि राजा की गरिमा तभी स्थायी होगी जब वह अपने कर्मों से न्याय दे। आखिरकार अकबर ने फैसला किया कि उसे उस चौक पर जाकर अपने कृत्यों की सार्वजनिक समीक्षा स्वीकार करनी चाहिए और उसी दिन उसने बीरबल से कहा कि यदि गांव वालों के बीच की न्याय सभा ने उसे दोषी करार दिया तो वह अपनी गलती स्वीकार कर अन्याय की भरपाई करेगा। जब वह दिन आया तो गांव का चौक हल्का सा अनोखा था। लोग इकट्ठा हुए, बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता, वृद्धों की आंखों में गंभीरता। अकबर साधारण वस्त्रों में गांव के बीच आया और उस मंच पर बैठा जहां बीरबल ने एक सरल सी मेज रखी थी। सभा ने सुनवाई की। वे चीजें सामने रखी गईं जिनके कारण लोगों ने दुख सहा था, भारी कर, गलत वसूली और कुछ छोटे छोटे कागजी खेल जिनसे लोगों की जायदाद पर निगाह पड़ी थी। बीरबल ने न केवल बयां किए गए सबूत दिखाए बल्कि उन लोगों की कहानियां भी सुनाईं जिनकी जिंदगी उधड़ गई थी। अकबर सुन रहा था। उसके भीतर एक तेज दर्द था, पर वह आज अपनी गलती स्वीकार करने आया था।
फिर सभा ने फैसला सुनाया और निर्णायक था। उन्होंने कहा कि राजा ने जो फैसला लिया था वह जनता की पीड़ा के साथ नहीं पाया गया था, पर उसने अपनी गलती महसूस कर ली और सुधार के प्रयास शुरू कर दिए। इसलिए उन लोगों ने आदेश दिया कि राजा को सार्वजनिक रूप से वह कठोर सजा दी जाए जो बीरबल ने प्रस्तावित की थी। अकबर को अगले 3 महीनों तक राज्य की कुछ कर प्रणालियों की स्वतः समीक्षा करनी होगी, ठेकेदारों से हुए अनुबंधों की सत्यता जांचना होगी और जो भी ठेकेदारों या दरबारियों ने जनता का हक झपटा है उनका पैसा वसूल कर पीड़ितों को लौटाना होगा। साथ ही राजा को खुद उन कानूनों की निगरानी करनी होगी जिनके अंतर्गत यह सब हुआ, और हर महीने गांव के एक प्रतिनिधि को दरबार में बुलाकर उसकी रिपोर्ट सुननी होगी। यह सजा कठोर थी, पर न सिर्फ दंडात्मक, वह वास्तविक जिम्मेदारी और सुधारित शासन सुनिश्चित करने वाली थी। अकबर ने बिना किसी घमंड के उस सजा को स्वीकार कर लिया। उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और बीरबल की योजना के अनुसार ठेकेदारों पर कड़ी नजर रखी गई। कुछ दरबारियों ने अपनी गलती मानी और कुछ ने पाव पीछे खींच लिए। जो लोग सचमुच दोषी निकले थे उन्हें दंडित किया गया और पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। अकबर ने अपने गहनों का एक हिस्सा बेचकर उन किसानों की मदद के लिए निधि बनाई। उसने नए कानून बनाए जिनमें पारदर्शिता और जनता की सहभागिता को अनिवार्य किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने हर महीने कुछ समय निर्धारित किया जिसमें गांव के प्रतिनिधियों को हाजिर होना अनिवार्य था। इससे राजा और जनता के बीच की कड़ी मजबूत हुई और दरबार के भीतर की आवाजें भी सुधरीं। समय के साथ गांवों में स्थिरता लौट आई। किसानों के चेहरों पर फिर से हल्की मुस्कान आई, बच्चों की स्कूलों की आवाज गूंजी और बाजार में ईमानदारी का जुनून फिर से जगा। अकबर ने अपनी सजा को केवल एक दंड की तरह नहीं देखा, वह उसे अपनी सबसे कीमती सीख समझा। वह समझ गया कि शासन के लिए केवल शक्ति ही नहीं, परंतु अनुभव और सहानुभूति की भी जरूरत होती है। बीरबल ने यही सीखा कि बुद्धि का असली प्रयोग केवल बुद्धिमत्ता दिखाने में नहीं होता, वह तब सच्ची होती है जब वह दूसरों के लिए न्याय और सुधार की राह बनाती है, और कभी कभी उसके लिए कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं, चाहे वे कदम शाही गरिमा पर हो या नहीं। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा से एक ऐसा मैदान रहा था जहां बुद्धि और चतुराई का मेला लगा रहता था। जहां राज्य के मामलों की गंभीरता होती, वही बीरबल की हाजिरी उस मर्म को हल्का कर देती, एक मजाक, एक कटाक्ष, पर साथ ही सच्चाई की तलवार भी। पर किसी बार वही सच्चाई इतनी तीखी हो जाती कि उसे किसी कड़े अनुभव से परखना पड़ता। यह कहानी भी उन्हीं दिनों की है जब दरबार में एक ऐसा फैसला लिया गया जो राजा की दुनिया और आम लोगों की दुनिया के बीच की दूरी और बढ़ा रहा था। और तभी बीरबल ने वह कठिन सजा सुनाई जो बादशाह के लिए बलासीख लेकर आई। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि राज्य में एक लंबी सूखा पड़ी हुई थी। फसलें आंशिक रूप से खराब हुईं, बीज कम पड़े और किसानों का कर्जा बढ़ गया। दरबार में परामर्श की बहसें चलती रहीं। कुछ मंत्री कहते थे कि टैक्स में कटौती की जाए, कुछ का कहना था कि राज्य की खजाना खोखला है और कटौती से सफाकत बिगड़ेगी। उसी समय दरबार में कुछ नए ठेकेदारों और प्रभावशाली करिंदाओं की फौज उभर आई थी। वे बाजारों के बीच वसूली के नए नए ढंग ले आए थे और उनकी ख्याति बढ़ रही थी। कुछ दरबारी जो इन ठेकेदारों के साथ गहरे जुड़े थे, अकबर की नजरों में ऐसे तथाकथित समाधान रख रहे थे जो कागजों पर तो सुनहरे लगते थे, पर जमीन पर वे कष्ट और असमानता का कारण बनते। अकबर, जो कभी लोगों का भला चाहते थे, पर जिसकी आत्मा भी कई बार सुनहरे वादों और आकस्मिक दबावों में उलझ जाती थी, ने एक कठोर फैसला सुना दिया। उसने घोषणा कर दी कि इस साल सभी खेतों से अतिरिक्त राष्ट्र शुल्क लिया जाएगा और वह वसूली सीधे ठेकेदारों के द्वारा की जाएगी ताकि प्रशासन पर दबाव न पड़े। इस निर्णय के पीछे अकबर का मकसद स्पष्ट था, खजाने को भरा रखना और राज्य के सुरक्षा कार्यों के लिए धन जुटाना।
पर जो बात अकबर और उसके सलाहकारों ने नहीं मापी थी वह यह थी कि यह अतिरिक्त वसूली गरीब किसानों के कमजोर कंधों पर इतनी भारी पड़ेगी कि वे पूरी तरह से टूट जाएंगे। इसका असर गांवों में धीरे धीरे दिखने लगा। लोग अनाज बेचने को विवश हुए, बच्चे स्कूल छोड़ने लगे और खेत की रौनक में गहरी बेचैनी उतर आई। बीरबल ने फैसले की दहशत दरबार की पहली बैठक में ही देख ली थी। उसने कई बार अकबर को अपने व्यंग्य और सूझबूझ के जरिए चेताया, पर इस बार शब्द किसी तरह से कम पड़ रहे थे। बीरबल को लगा कि केवल चेतावनी देना पर्याप्त नहीं होगा, उसे राजा को वह अनुभव कराना होगा जो अपने ही निर्णय के कारण पैदा हुआ है। इसलिए उसने एक चाल चली, एक चाल भी इतनी कि अकबर को खुद पर कठोर सजा माननी पड़े और फिर भी वह सजा न्यायोचित लगे। बीरबल ने अपने भीतर विचारों का एक जाल बुना और उसने अकबर के सामने एक प्रस्ताव रखा जिससे दरबार के चहेते अभिमान और जनता के कष्ट दोनों का सामना होना तय था। बीरबल ने दरबार में कहा कि राजा का न्याय तभी वास्तविक है जब राजा ने अपने ही निर्णय का अनुभव किया हो। उसने सुझाव दिया कि अकबर स्वयं 1 महीने के लिए गांव जाकर आम जनता के जीवन का अनुभव लें, बिना किसी शाही सुविधाओं के, सामान्य कपड़े पहनकर, आम आदमी की तरह भोजन करके और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें स्वयं पूरी करके। बीरबल ने आगे कहा कि इस अवधि के दौरान राजा के आदेश तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वे उसी गांव के प्रमुखों की सहमति से हों, और यदि राजा नियमों का पालन नहीं कर पाते या गलतियां दोहराते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से उस गलती का हिसाब देना होगा। कुछ दरबारी इस आग्रह पर हंसे, कुछ चौंके, पर बीरबल ने कहा कि यह सजा नहीं बल्कि कठोर शिक्षा होगी, पर उसका शब्दों में अर्थ अकबर को छू गया, क्योंकि उसने सोचा कि शायद यह मौका है अपनी भूल सुधारने का। अकबर को यह प्रस्ताव पहली सुन में स्वीकार्य नहीं लगा। उसे लगा कि राजा का यह कदम उसकी गरिमा को कम कर सकता है, शाही शान भी प्रभावित हो सकती है। पर बीरबल के चेहरे पर जो दृढ़ता और नेक उद्देश्य था, उसने अकबर के मन में सोच की एक गर्म लहर पैदा कर दी। और जब बीरबल ने उन अनेक छोटे छोटे प्रमाणों का जिक्र किया, खेतों पर ऊंची वसूली के निशान, व्यापारी के कागज जिनमें अनियमितता थी, और उन गृहस्थों की दास्तां जो दरबार तक पहुंच नहीं पाती थीं, तब अकबर के भीतर शर्म के साथ साथ जिम्मेदारी की आग भी जल उठी। उसने सोचा कि यदि वह सचमुच अपनी आंखों से देखेगा तो सही फैसला कर पाएगा। इसलिए अकबर ने सहमति दे दी, पर उस सहमति में एक शर्त भी जोड़ी कि यह अनुभव स्थानीय न्याय के नियमों के अनुसार होगा और बीरबल इसकी निगरानी करेगा। और इस प्रकार दिन निकला। अकबर ने दरबार के परिधानों को त्याग दिया। उसने अपना राजसी परिधान उतारकर सरल कपड़े पहने, उसने सोने की नगीनें और गहने रख दिए और राजा की पहचान का एक एक चिन्ह छुपा दिया। केवल कुछ लोग, बीरबल, एक विश्वसनीय घुड़सवार और कुछ सेवक, उसकी इस यात्रा के बारे में जानते थे, बाकी दरबारियों को इसका ज्ञान नहीं था। जब अकबर गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव का जीवन कुछ वैसा ही है जैसा उसने दूर से कल्पना किया था, परंतु मासूमियत और निराशा का मिश्रण दोनों था। लोगों की आंखों में थकी हुई आशाएं और चुप्पी थीं। खेतों में हल की जगह पत्थर कठोर जमीन दिख रही थी, पुराने कुएं सूखे थे और घरों में बच्चों के कपड़े फटे थे। अकबर के हृदय पर एक अजीब दबाव आया। वह राजा था और फिर भी वह अपने हाथों से मिट्टी को छूते हुए थर्राया। बीरबल ने अकबर को सिखाया कि इस अनुभव का पहला सिद्धांत है सुनना। इसलिए उन्होंने पंचायत बुलाई, गांव के प्रमुख, किसान, दुकानदार और महिलाओं को आमंत्रित किया गया। पहले तो सभासदों की आंखों में शंका थी कि यह कौन भेष बदला शख्स है जो उनके बीच आ गया। पर बीरबल ने ही रूप बदलकर बैठे अकबर से कहा कि वह केवल गांव का एक आम नागरिक है जो अपने गांव वालों की सुनवाई करना चाहता है। लोगों ने अपने कष्ट खोलने शुरू किए। किसी का कहना था कि ठेकेदार रात में घर घर आकर अनाज का दाम घटाता है,
किसी ने बताया कि नगर के कुछ मिडिलमैन जाल बिछाकर गरीबों का माल काट लेते हैं, और कुछ ने कहा कि उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए अपनी पुत्रियां गांवों के पास के ही में काम पर भेज दी थीं। हर आवाज में दर्द था और हर आंख में एक प्रश्न, राजा क्यों नहीं देखता? अकबर ने पहली बार सुना, बिना किसी संरक्षण के। उसने उन शब्दों को सीधा अपनी आत्मा में उतारा। एक किसान ने कहा कि इस साल उसने अपने खेत का आधा अनाज बेच दिया, पर फिर भी नई वसूली ने उसे गरीब बना दिया। उसने कहा कि वह अब बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाएगा क्योंकि फीस और खर्चा बढ़ गया है। उस भाषा में सादगी थी, पर उसका संताप बड़ी चोट दे गया। अकबर के भीतर का राजकुमार कांप उठा। वह जानता था कि यह सब उसका फैसला नहीं तो किसका था, पर उसने भी उस फैसले का समर्थन किया था। बीरबल ने उस रात अकबर के पास आकर कहा, महाराज, यह केवल सुनने का समय नहीं, यह समय है अनुभव करने का। कल तुम खेत पर काम करो, कुएं से पानी भरकर लाओ और शाम को उस परिवार के घर जाकर उनकी रोटी पर अपना हाथ रखो। शाम आई। महल का आंगन लोगों से भरा पड़ा था। बीरबल ने वह नकल घोड़ा बड़े सम्मान के साथ वहां खड़ा कराया और मिलावट किए रुमाल को डालकर शोरूम जैसा दृश्य बनवाया। लोगों की आंखों में जिज्ञासा थी, कुछ की बेचैनी, कुछ की धमक। बीरबल ने सबको संबोधित किया, पर उसकी आवाज में अद्भुत ठंडक थी, जैसे वह खेल देख रहा हो। उसने कहा, जो कोई भी इस रुमाल का असली मालिक है या उसे सूर्य किरण का कोई पता है, उसे सामने आकर कहना चाहिए। हम सम्मान देंगे। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि लोग मजबूर सा महसूस करने लगे, पर किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। तभी भीड़ में से एक आदमी उठ खड़ा हुआ, एक सूक्ष्म सी झुर्रीदार टोपी पहने, कपड़ों पर धूल और चेहरे पर हल्की सी झुर्री। वह आदमी पहले से ही शक के घेरे में था। वह रईस नहीं था, न ही बड़ा व्यापारी, वह वही विदेशी नाविक जैसा दिखा जिसे गांव वालों ने देखा था। उसकी चाल गुप्त और हाथ कुछ ज्यादा ही तेज थे। उसने धीरे धीरे महल की ओर देखा, जैसे कुछ याद आया हो, पर उसने चुप्पी साध ली। बीरबल ने उसकी ओर देखा और उस पर दृष्टि जमाई, जैसे कोई सवाल बिना शब्द के पूछा जा रहा हो। आदमी झिझका, फिर अचानक उसकी आंखों में डर और लालसा का मिश्रित भाव चमक उठा। उसने रुमाल को एक नजर में देखा और फिर अनायास ही उसकी ओर बढ़ा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यदि यह तुम्हारा है तो ले लो, हम इसे सम्मान से सौंपेंगे, पर मेरी शर्त है, तुम बता दो कि सूर्य किरण कहाँ है। नाविक ने एक ठंडी सांस ली। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे किए, जैसे कुछ छिपा रहा हो, पर भीड़ की निगाहें उस पर टंगी थीं। वह झटके से बोला, महाराज, क्या मैं यहाँ बिना वजह आ गया हूँ? यह तो महंगा कपड़ा है, पर मैं इसे खरीदना नहीं चाहूंगा। उसकी आवाज में झिझक थी। बीरबल ने फिर पूछा, क्या तुमने हाल में किसी घोड़े को नदी के पास नहीं देखा? नाविक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कंधे थरथेरे और बोला, हमें किसने कहा कि मैंने कुछ देखा? मैं एक साधारण नाविक हूँ, रास्ता दिखाता हूँ। बीरबल का मन तेजी से चलता। वह जानता था कि सीधे आरोप से काम नहीं बनेगा। उसने इस नाविक के पीछे छिपे हुए लोगों की नाक में ऐसी बात डाल दी कि धीरे धीरे सच बाहर आने लगे। उसने कहा, यदि तुमने सच बताया तो हम तुम्हें उचित इनाम देंगे, पर झूठ पकड़ा गया तो तुम उत्तरदायी बनोगे। नाविक कुछ देर तक चुप रहा, पर फिर उसके होठों से आधा आधा सच निकल पड़ा। उसने बताया कि वह एक औरत और दो पुरुषों के साथ था, जिन्होंने घोड़े को महल से निकाला और नदी के किनारे पहुंचकर उसे एक छोटी नाव में बिठाया। वे लोग दिन भर बाजार में घूमते रहे और रात में फिर नदी के पार चले गए। नाविक ने नाम तो नहीं बताए, पर उसकी डरावनी हिचक ने सबको सहज ही संकेत दे दिया कि चोरों में कोई परिचित चेहरा भी शामिल था, कोई जो महल के भीतर से मदद करवा सकता था। बीरबल ने अब एक नई चाल चली।
उसने महल के आंगन में ही एक नकली घोषणा चिपकवाई, जो कोई भी सूर्य किरण या उसकी जानकारी देगा उसे 100 सोने के सिक्के और एक पद मिलेगा। यह घोषणा सुनते ही चोरों में खौफ फैल गया। अगर किसी के पास घोड़ा था तो किसी की लज्जा और लालच दोनों प्रबल हो गई। उसी रात कुछ आवाजें आईं, एक असफल सौदेबाजी की गूंज जैसी। बीरबल ने रात में ही अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ नदी के उस पार के एक छोटे से गांव की ओर कूच किया, जहां नाविक ने चोरों के नाम की चर्चा की थी। उन्होंने देखा कि गांव में कुछ लोग बेचैन हैं। एक घर की खिड़की से किसी ने भागते हुए सिपाहियों को देखा। बीरबल ने अपना असली चेहरा ढक रखा था, पर उसकी आंखें सच समझ लेती थीं। गांव के पास एक पुराना एलिफी पेड़ था, उसके नीचे ही कुछ लोग मिल बैठे थे। बीरबल ने चुपके से सुनने की कोशिश की। बातचीत में आया कि घोड़ा सुरक्षित है, पर उसे रखने की जगह बदलनी पड़ी। दरबार के कुछ लोग भी इसमें शामिल थे। नजदीकी रईस ने असल में किसी विशेष भुगतान के लिए इसे गुप्त रखा है। यह सुनकर बीरबल ने हथकंडा अपनाया। उसने गांव में एक खरीदारी का तमाशा रचा और इन घूमता फिरता लोगों के बीच एक नकली खरीदार के बहाने आकर कहा कि वह एक खास घोड़ा खरीदना चाहता है। उसकी बातों में वह एक बात रखी, मैं वही घोड़ा चाहूंगा जिस पर नीला रूमाल था। यह चाल काम कर गई। गांव के एक चौबाने से बात होने लगी। चौबाना डर गया कि यदि वह महल में आकर कुछ बताएगा तो उसकी गर्दन भी कट सकती है। उसने कहा कि वह तीसरे दिन रात में पुरानी बावड़ी के पास मिला था। बीरबल ने बावड़ी की ओर भाग बढ़ी। बावड़ी के आसपास अंधेरा था, पर कुछ हल्के हल्के कदमों की आहटें आ रही थीं। बीरबल ने अपने सैनिकों को घेरा कसा और चुपके से घरों को पहचाना। तभी वहां से अचानक एक आवाज आई, हम तुम्हें पकड़ चुके हैं। बीरबल, पर वह आवाज किसी और का नहीं थी, बल्कि वह आवाज तो घोड़े की थी, सूर्यकिरण की। घोड़ा महल की ओर चहक रहा था, पर उसके साथ कोई गुमनाम नहीं था, बल्कि एक चमकदार पोशाक में एक पुरुष खड़ा था, जिसने घोड़े को सुलझाया था और उसके रहनुमाई का दावा कर रहा था। वह तो रईस का एक नौकर था। हालांकि मामला संशयपूर्ण था। बीरबल ने उस नौकर को पकड़कर पूछताछ की। नौकर कहता था कि उसने घोड़े को खरीद लिया था, एक व्यापारी ने बेच दिया। ऐसे जुमले उसने दोहराए, पर बीरबल को विश्वास नहीं हुआ। नौकर की आंखों में झूठ की पतली सी चमक थी। बीरबल ने उससे और सवाल किए और तब नौकर ने धीरे धीरे एक नाम लिया, रूपचंद। रूपचंद एक मध्यपंथी, महल के निकट का रईस था, जिसके बेटे को हाल ही में महल ने कुछ नुकसान पहुंचाया था। रूपचंद का गुस्सा और लालच दोनों बीरबल के पास अवश्य थे। बीरबल ने महसूस किया कि यही वह व्यक्ति है जिसने घर से सहायता करवाई होगी। किसी ने महल में अंदर से पर्दा गिराया होगा ताकि घोड़े को चिकनी तरह से बाहर निकाला जा सके। बीरबल ने तुरंत रूपचंद के महल की ओर रुख किया। रूपचंद का महल सुरक्षात्मक दीवारों से घिरा था। बीरबल ने ढेर सारी चालों के साथ रूपचंद से मिलने का बहाना बनाया। रूपचंद ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि वह कुछ नहीं जानता, पर बीरबल की सूझबूझ ने रूपचंद के भीतर की छोटी छोटी गलियों तक पहुंच बनाई। उसने रूपचंद से कहा कि यदि सच बताओगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। रूपचंद ने तिलमिलाकर कहा कि वह कभी राजा के घोड़े से हाथ नहीं लगाया। पर तभी उसकी नौकरानी ने कहा कि उसने देखा था कि रूपचंद के कुछ लोग पिछले सप्ताह रात में महल के दक्षिणी गेट के पास खड़े थे। रूपचंद के चेहरे पर रंग उतर गया। उसकी झिझकें बताने लगीं कि कुछ तो गड़बड़ है। बीरबल ने अब अंततः वह चाल चलने का निर्णय लिया जिसे उसने दिन भर आंक कर तैयार रखा था। उसने रूपचंद के सामने एक खेल रखा। वह कहेगा कि नामी गिरामी व्यापारी आकर सूर्यकिरण का सौदा करना चाहता है और उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा यदि वह सच बताए।
रूपचंद ने लालच में आकर कहा कि वह जानता है एक जगह जहां घोड़ा है। बीरबल ने उसे सीधे उसी स्थान पर ले जाने को कहा। फिर उनका मार्ग कुछ और ही मोड़ गया। रूपचंद को लगा कि अब उसका राज खुलेगा और वह इनाम पाकर स्वर्ग में पहुंच जाएगा। पर बीरबल ने उसे नदी के उस पार एक छोटे द्वीप की ओर मोड़ा जहां से घोड़ा छुपा हुआ था।